छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है। एक ऐसे व्यक्तित्व, एक अडिग व्यक्तित्व, विचारों के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्तित्व, और ख़ास तौर से जो प्रतिनिधित्व की बात चली है भारत की धरती पे, दूसरी जगह तो बहुत चली है। प्रतिनिधित्व को कार्य रूप में परिणित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो हैं छत्रपति साहू जी महाराज। 26 जुलाई 1902 को पहली बार उन्होंने अपने जो स्टेट थी उस स्टेट में पहली मर्तबा 50% लोगों के लिए आरक्षण किया। और आरक्षण के लिए उनको पता था कि इसका विरोध होगा, जम कर के विरोध होगा। तो जब दावत पे उन्होंने अंग्रेज़ों को बुलाया तो दावत पे बुलाने के बाद उनको लगा कि किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे कि 50% जो रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। इस जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की और बाकायदा उसका मंचन भी कराया कि वो अपने अस्तबल में उनको लेकर के गए और अस्तबल में सारे के सारे घोड़ों को एक मरतबा उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद उनके बीच में एक बोरा चना डाल दिया। और जब चना डाला तो परिणाम क्या हुआ कि जो मजबूत घोड़े थे वो सब चना खा गए और जो कमज़ोर घोड़े थे वो नहीं पाए। तो अंग्रेज़ों ने पूछा कि साहू जी ये आप कर क्या रहे हैं, ये कौन सा अभिनय दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि अगर उनको हर जगह लोगों को एक जैसे जानवर है तो उनको अगर एक खूंटे से बांध करके नाद में उनके चारा नहीं दिया जाएगा और आनुपातिक तौर पे चारा नहीं दिया जाएगा तो जो मजबूत हैं वो खाते खाते मर जाएंगे और जो कमज़ोर हैं वो खाने के बगैर मर जाएंगे। तो हम दोनों को जीवित रखना चाहते हैं, दोनों का सम्मान चाहते हैं और दोनों को इज्जत देना चाहते हैं, दोनों का अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आरक्षण करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है। और एक जो सबसे जो बड़ी बात हुई उनके साथ कि लॉ के भी बड़े अच्छे जानकार थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बाकायदा उनको डॉक्टरेट ऑफ लॉ की ऑनरेरी डिग्री दी। 1902 में, जून 1902 में डॉक्टरेट की डिग्री दी। तो उससे किस तरह से न्याय के आधार पे, न्यायिक कानून के आधार पे आगे बढ़ाया जाता है वो उनको देखने। और जब उनको पूरा नाम उनका राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, तो राजश्री का खिताब 13वें जो राष्ट्रीय अधिवेशन था अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का, उसमें कानपुर में आयोजित किया गया था। वो उस महासभा कानपुर में आयोजित की गई अप्रैल 19 से लेकर के 21 अप्रैल 1919 में। उसी समय राजश्री का खिताब उस अधिवेशन में उनको दिया गया। छत्रपति साहू जी महाराज का जो मेन काम है उसे देखा जाए तो उनको आरक्षण का जनक माना जाता है, लेकिन असलियत जो सबसे बेहतरीन काम उनका रहा है कि अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान इस देश को दिया तो छत्रपति साहू जी महाराज अगर नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर इस देश को संविधान नहीं दे सकते थे। जिस तरह से आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर थी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, वो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से उनको बाहर जा कर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए वो सहयोग पूरी तरह से छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया। और बाकायदा जो बलूतदारी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। कोशिश क्या की बल्कि पूरी तरह से ख़त्म ही किया। मनमाड में एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर अब तुम्हारी सभी ए दलितों सुनो, ए पिछड़ों सुनो, ए इस देश के बहुजन समाज के लोगों सुनो, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारा जो नेतृत्व होगा वो डॉक्टर अंबेडकर नेतृत्व करेंगे और तुम्हें गुलामी से मुक्ति डॉक्टर अंबेडकर देंगे। तो मैं इस लोगों पे जयंती के अवसर पे हमारे आए हुए अतिथियों के विचार लें और विचार को पूरी तरह से आमंत्रित करते हैं। और सबसे पहले हम करदम साहब को आमंत्रित करते हैं कि करदम साहब अपने विचारों को प्रकट करें। हाँ जी, धन्यवाद गौतम जी। देखिए, अभी जैसा आपने पृष्ठभूमि में छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बतलाया, वो मैं समझता हूँ कि छत्रपति साहू जी महाराज ने
जो प्रमुख काम किए, जिनके लिए वो याद किए जाते हैं और याद किए जाएंगे, आने वाले समय तक, सदियों तक वो याद किए जाएंगे, उन्होंने समाज को शिक्षित और जागरूक करने का काम किया। जैसा आपने भी बतलाया कि जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने काम किया था, उन लोगों ने काम ये किया था कि समाज को शिक्षित किया जाए और समाज के जिन तबकों को, जिन वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है धर्म के नाम पर, उनको शिक्षित किया जाए। और जब शिक्षित हो जाता है व्यक्ति, तो वो अपने अधिकारों के बारे में भी जागृत हो जाता है और वो फिर वो उतना उसका वो शोषित नहीं रहता, वो पिछड़ा नहीं रहता, वो अपना प्रगति और विकास के रास्ते को तलाश लेता है। तो उन्होंने न केवल बाबा साहेब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दी, और स्कॉलरशिप तब दी उन्होंने, अब ध्यान है, हम सब लोग जानते होंगे कि जब महाराजा बड़ौदा की स्कॉलरशिप पर बाबा साहेब अम्बेडकर गए थे विदेश पढ़ने के लिए, और उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, और तब उनकी पढ़ाई में, उनके अध्ययन में व्यवधान आया था। और साहू जी महाराज को ये पता चला कि इस तरह से अम्बेडकर की शिक्षा में उनके व्यवधान आ रहा है, तो उन्होंने अपनी ओर से कहा कि नहीं, हम उनको स्कॉलरशिप देंगे, हम उन्हें वजीफा देंगे, लेकिन उनके अध्ययन, उनके पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का। तो उन्होंने न केवल बाबा साहेब अम्बेडकर को वो स्कॉलरशिप दी, बल्कि उसके पीछे जो उनका उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा समाज एक बने, शिक्षा आए लोगों में, कि जो शिक्षा आए ताकि वो जो मूल जो क्या था, जो यहाँ पे धर्म के आधार पर शोषण हो रहा है, कि वो उससे कैसे मुक्ति मिले। जब तक वो धर्म का धार्मिक शोषण से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता। साहू जी महाराज के यहाँ प्रथा थी, शिवाजी महाराज के समय से भी प्रथा थी, कि जब वो स्नान करता था कोई राजा, शिवाजी महाराज भी स्नान करते थे, तो ब्राह्मण जो पुरोहित थे वो मंत्रोच्चार किया करते थे वहां पर आकर के। और वो साहू जी महाराज का भी जब वो करते हैं वहां पे, वो मंत्रोच्चार पुरोहित आके करते हैं, तो साहू जी महाराज को पता नहीं, लेकिन वहां पे एक दूसरे जो वो खड़े हैं वहां पे ब्राह्मण, तो वो बताते हैं उनको कि ये जो श्लोक पढ़ रहे हैं ये वेद के नहीं है, ये तो उपनिषद के पढ़े जा रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों, और उसमें तो वो कहते हैं भाई चूंकि आप शूद्र हो, तो इसलिए आपके लिए वेद के मंत्र नहीं पढ़े जा सकते, श्लोक नहीं पढ़े जा सकते, और आपके लिए केवल उपनिषद के ही पढ़े जा सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं राजा हूं, शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं सम्राट हूं, मैं राजा हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं, राजा के स्नान के समय वेदों के मंत्र पढ़े जाते हैं। वो बोले ठीक है, आप सम्राट हैं, अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं पुरोहित हूं, और मैं अपना धर्म जानता हूं कि आप राजा हो कोई बात नहीं, लेकिन आप शूद्र हैं, और इसलिए शूद्र, मेरी नजर में आप शूद्र हैं, इसलिए मैं आपके लिए वेदों के श्लोक नहीं पढ़ सकता। वहां पहली बार उनको इस बात का आघात लगा, और उनको इस बात का एहसास हुआ कि यदि राजा होते हुए मेरे साथ ये व्यवहार है, तो आम जनता का क्या होगा, आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता होगा, उनको कितनी जगह होगी। वहां से आकर के उनका मानस में ये क्रांति चेतना का एक विस्फोट हुआ, और उन्होंने उनके, आप देखेंगे जब का जो 1902 का आप जिक्र कर रहे हैं, कि उस समय जब वो अपने राज सिंहासन पर आते हैं 94 में, तो उस समय पे वहां पे जो अधिकारी वर्ग है, वहां पे 73 अधिकारी हैं, 73 ऑफिसर सिविल सर्वेंट, उसमें से 60 ब्राह्मण हैं, 11 अदर्स हैं, और जो क्लरिकल स्टाफ है वो 500 लोग हैं, और 500 में से केवल 10 लोग नॉन ब्राह्मण हैं, बाकी सब ब्राह्मण हैं। ये वहां पे ये प्रशासन का एक ढांचा था। तो उन्होंने इसको देखा, कहा अरे काम असली तो यहां से सब गड़बड़ हो रहा है। तब उन्होंने धीरे धीरे घोषणा की, और घोषणा भी यहां नहीं की, घोषणा भी वो लंदन गए हुए थे, वहां से उन्होंने पत्र लिखा, वहां से सूचना भिजवाई कि मैं आज से 50% आरक्षण मैं दूसरे समाज के लोगों को दे रहा हूं। और ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने 50% का जो आरक्षण है वो कुछ जातियों को नहीं दिया कि दलित या पिछड़ी या अस्पृश्य जातियों को दिया हो, बल्कि उन्होंने कुछ जातियों को छोड़कर, कि जो शक्ति संपन्न है और जिनका पूरी तरह कब्जा है, उनको छोड़कर बाकी तमाम पूरे समाज को वो आरक्षण दिया। महत्वपूर्ण चीज ये नहीं किया कि उन्होंने कुछ जातियों को आरक्षण दिया।
कुछ जातियों को केवल छोड़ा जिनका वर्चस्व था संपत्ति पर, प्रशासन में, हर तरह से। तो वो तो ये चीज उन्होंने, और दूसरा उन्होंने हर जगह स्कूल खोलने पर, दूसरा छात्रावास खोलने पर, और दूसरा उन्होंने कहीं कोई गरीब, एक कोई कांबले नाम का व्यक्ति था, उसकी चाय की दुकान खुलवाई। लोग चाय नहीं पीते, ऐसा अनटचेबल है कांबले, तो क्योंकि महार है, उसके हाथी को अनटचेबल चाय नहीं पिएगा, उसकी चाय की दुकान खुलवा करके उसके हाथ की चाय पीना। तो इस तरह से समाज को प्रेरित करना कि अनटचेबिलिटी के, छुआछूत के खिलाफ, कि हमें कैसे समाज का निर्माण करना है, कैसा आगे बढ़ना है, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, समाज शिक्षित नहीं होगा, जब तक हम इस अस्पृश्यता से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के जो बीमारी है, जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम अपना, ना तो हम अपना विकास कर पाएंगे, ना हमारा राज्य समृद्ध होगा, और ना हम भारत राष्ट्र को समृद्ध करने में, विकसित करने में अपना योगदान दे सकेंगे। तो मैं समझता हूँ आज के समय में उनका जो अवदान है, और आज जो आरक्षण को लेकर के आज जो भी कुछ चर्चा चल रही है, उस परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है, जिस परिप्रेक्ष्य में साहू जी महाराज ने आरक्षण का 50% प्रावधान किया था। मैं समझता हूँ और लोग, विद्वान लोग बोलेंगे, आगे जो चर्चा होगी, मेरे 5 मिनट शायद पूरे हो गए। जी 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 जी, धन्यवाद करदम साहब। अब अगले जो है अपने व्याख्या को रखने के लिए, और खास तौर से छत्रपति साहू जी महाराज के प्रति अपनी व्याख्या रखने के लिए हमारे बीच में अभिषेक वाजपेयी जी उपस्थित हैं। तो अभिषेक जी, हम आपसे चाहेंगे कि छत्रपति साहू जी महाराज का जो जीवन संघर्ष रहा, जो उनके कार्यकाल रहे हैं, और जो उन्होंने एक मार्ग दिया है, आवाज आ रही है अब तक? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, जो एक मार्ग उन्होंने दिया है, तो छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उनके जयंती के उपलक्ष्य में, तो हम ये चाहते हैं कि 2 शब्द आप अपने रखें छत्रपति साहू जी महाराज के सम्मान में। अभिषेक वाजपेयी जी। देखिए गौतम जी, बहुत बहुत आभार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जयप्रकाश जी ने लगभग सभी चीजें बताई हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखेंगे तो भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा कि ये एक अमूल्य मणि के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। सबसे सबसे बड़ी चीज ये है। और दूसरी चीज, जैसा जयप्रकाश जी ने बिल्कुल बताया था, तो बहुत ही उचित बताया था कि जब वो उनका यज्ञोपवीत संस्कार होना था, तो वो एक नदी के किनारे वो नहाने के लिए गए हुए थे। और जहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये है कि वहां पे कुछ ब्राह्मण बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे थे। उस मंत्रोच्चारण में जब ये नहा करके ऊपर आए थे, क्योंकि इनके साथ जब ये नहाने के जा रहे तो एक पंडित, जहां तक मुझे ध्यान है, नारायण भट्ट करके थे, वो साथ में चले गए थे, इनके साथ हो लिए थे। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, बट हो सकता है नाम में कुछ कंफ्यूजन हो। नारायण भट्ट जी थे शायद, वो गए हुए थे साथ में। तो कुछ ब्राह्मण वहां पे बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे थे। तो उन्होंने भी जब साहू जी महाराज ने भी मंत्रोच्चारण किया, तो उस पे जितने भी ब्राह्मण संगठन थे, तो वहां पे जो ज्यादा विद्वान लोग थे, और जो कह सकते हैं कि उन्हीं ब्राह्मण विद्वानों में से उनके एक पुरोहित भी थे उस समय, जो क्योंकि हर राजा के पास एक पुरोहित होता है, तो एक पुरोहित भी थे। तो उन्होंने बाकायदा उसके लिए, अगर हम कहें तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और उसमें कहा कि आप, किसी भी राजा को सुनने का अधिकार है, लेकिन आप शूद्र हैं, तो इस वजह से आपको मंत्रोच्चारण वर्जित है कहना व सुनना। तब जब उन्होंने इस बात को सुना और समझा, तो उनको काफी आघात लगा। उन्होंने उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने अपनी सभा बुलाई थी, उसके कुछ देर बाद, जब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद जब उन्होंने अपनी सभा बुलाई थी, तो उस समय इस बात को अपने पुरोहित को बोला था कि सभी धर्म के लोग एक है। जब ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने लोगों में भेदभाव नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? उनके शब्द थे। और मैं बता दूं कि क्योंकि काफी सारे विद्वान सभी लोग बैठे हुए, हो सकता है मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मैं भी इन चीजों को मानता हूं, क्योंकि जब ऊपर वाले ने हम लोगों में अंतर नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, तो हम प्राणी कौन होते हैं उनमें भेदभाव करने वाले? ये धर्म के नाम पे जितने भी ढकोसले वो हम ही लोगों ने चालू किया कि हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। अगर आप देखेंगे तो इन्हीं प्रथाओं पे आज हम लड़ रहे हैं। जिस समय छत्रपति जी महाराज ने उस समय इन इन बातों का विरोध किया था। आप देखिएगा, अगर शिक्षा के लिए जयप्रकाश जी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज बताई थी। शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना लगभग जीवन व्यतीत कर दिया, क्योंकि
वो जानते थे इस बात को कि जब शिक्षा बढ़ेगी, लोगों को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, लोग शिक्षित होंगे, तो ही जाकर के हमारे समाज का और पूरे तंत्र का विकास हो सकेगा। और मैं बिल्कुल इसमें मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि शिक्षा के साथ ही हर वर्ग का विकास होना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश और देश दोनों आगे बढ़ेगा। ये मेरा अपना मानना है। लेकिन साथ में एक चीज और देखिएगा कि अगर हम इस चीज पे गहन अध्ययन करें तो वो ही सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर जातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। वही उसके हक के लिए आगे बढ़े थे। अगर हम कहें कि बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, उसके लिए बाल विवाह, तो बाल विवाह पे उन्होंने रोक लगवाई थी और अंतर जाति विवाह जो थे और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ाया था, लोगों को प्रेरित किया था इस चीज के लिए। तो उपलब्धि गिनाने के लिए अगर हम कहें तो हमको लगता है कि गौतम साहब आज का समय आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। जी जी और मुझे लगता है 10-20 और विद्वान आ जाएंगे तो वो भी व्याख्या नहीं कर सकते, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने तब जो काम किए, अगर हम उस कामों को लेकर के आज आगे बढ़े तो मुझे पूरा यकीन है हर समाज के लोग एक साथ आगे आएंगे और प्रदेश को और देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार उसमें नहीं होगा, हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जाएगा। मैं शिक्षा के मैं आपको बात बता रहा था, उसमें एक चीज बताऊं, उन्होंने ही सबसे पहले दलित और गरीब शोषित वर्ग के लिए शिक्षा के अधिकार जब बनवाए थे, उन्होंने सबसे पहले छात्रावास और विद्यालय अलग से उन्होंने बनवाया था। और गरीब शोषित लोगों के लिए ही खास तौर से उन्होंने छात्रावास बनवाए थे, बल्कि साथ में अपने प्रशासन को आदेश दिया था कि आप जब भी कोई बाहर का व्यक्ति अगर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आए तो आप उनके लिए अलग से छात्रावास उपलब्ध कराइएगा और उनको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाइएगा। ये उनकी प्राथमिकताएं थी। उनके नजरों में कोई दलित नहीं था, कोई शोषित वर्ग नहीं था। उनके इसी चीजों की वजह से जो भी हमारे उच्च कोटि के, जिसे हम कहते हैं उच्चाधिकारी होते हैं या प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, वो उनके दुश्मन बन गए थे, उनकी उपेक्षा करते थे, उनको घृणा के तौर पे देखते थे। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों की परवाह ना करते हुए समाज को प्राथमिकताएं दी, उनकी जरूरतों को प्राथमिकताएं दी, शिक्षा को प्राथमिकताएं दी और उन्होंने ये जज्बा लोगों में बढ़ाया कि हम जब शिक्षित होंगे, हम जब एक दूसरे के सम्मान करेंगे, तब हम समाज को आगे लेकर के जा पाएंगे। और जब मैं आपको बता दूं जी, फूले भाई जी के द्वारा जो उन्होंने संस्था थी उसके वो संरक्षक बन करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और बाकी बताने के लिए तो बताने लगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा। जी जी लेकिन फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अगर हम उनके सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर के समाज आगे बढ़े तो शायद मुझे लगता है कि समाज में कभी किसी का तिरस्कार नहीं होगा। और हम सब आज जब जिस प्रेरणा के साथ इस महामारी के दौर में एक साथ होकर के चलना है, उसी प्रेरणा के साथ हम समाज को भी लेकर के आगे बढ़ सकेंगे। जी 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 थैंक यू। अब इंजीनियर राम गोपाल उत्तम साहब के पास हम आना चाहेंगे, लेकिन आपका राम गोपाल यादव जी, राम गोपाल उत्तम जी, आपको आवाज आ रही है तो जरा आप अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। आपका स्पीकर ऑन नहीं है, तो अगर हम अभी आपको अवसर दे दें तो आपकी आवाज नहीं आ पाएगी। तो हम आ रहे हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी के पास कि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी जो पूरी तरह से तथा उनको छत्रपति साहू जी महाराज का संघर्ष था, उनको जो संघर्ष की जो सीख दी थी, जो अपने आने वाले अवर अधिकारियों से, जिनको लेफ्टिनेंट कहते हैं, या अपने आने वाली पीढ़ियों से जो उन्होंने अपेक्षा की थी, इस सब को बातों को ध्यान रखते हुए छत्रपति साहू जी महाराज पे अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी। अपना स्पीकर खोल लीजिए, स्पीकर खोल लीजिए। स्पीकर तो खोलिए।
आपका स्पीकर नहीं खुला हुआ है। हाँ, बोलिए बोलिए। राणे साहब, सबसे पहले तो छत्रपति साहू जी की आज जयंती के अवसर पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। हमें आज साहू जी की जयंती के अवसर पर उनके द्वारा समाज में जो किए गए कार्य हैं उसका, अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने उसका विश्लेषण किया। आज इस परिवेश में सबसे पहले हम महापुरुषों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिनकी बदौलत हमें साहू जी महाराज के बारे में जानने और समझने का अवसर मिला। हमारे जो इतिहास है, हमारे जो पाठ्यक्रम है, उस इतिहास और पाठ्यक्रम में बहुजन महापुरुषों का कहीं किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं था। और मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एमए पीएचडी एमए करने के समय भी मैं साहू जी महाराज को नहीं जानता था। मैं तो ये कहता हूँ कि कांसीराम साहब पैदा हुए और बहुजन महापुरुषों के बारे में जो पूरे समाज को, विशेष रूप से उत्तर भारत के लोगों को, जो मान्यवर कांसीराम साहब ने बताया, वह विशेष रूप से हम लोग उनके आभारी हैं। आरक्षण के जनक के रूप में, बहुजन समाज की हिस्सेदारी के रूप देने के रूप में, नारियों को भागीदारी देने के लिए, बहुजन समाज के लोगों के अंदर शिक्षा की प्रेरणा पैदा करने के लिए साहू जी महाराज को विशेष रूप से याद किया जाएगा। और विशेष रूप से इस रूप में भी साहू जी महाराज एक छत्रपति थे, राजा थे, और उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार समाज में हो सकता था तो एक सामान्य आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार होता रहा होगा। इन बातों की जब हम कल्पना करते हैं तो इसमें साहू जी महाराज की जो विचारधारा है वो और ज्यादा हमारे सामने प्रकट होकर के आती है कि उन्होंने बहुत गहराई से इन सब चीजों को समझा। और मैं तो ये कहता हूं कि साहू जी महाराज विशेष रूप से गौतम बुद्ध से प्रेरित थे, जो उनका मानवतावाद का सिद्धांत था, और साथ ही साथ फूले और जैसे दूसरे जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों के बारे में प्रेरणा लेकर के साहू जी महाराज ने जो समता, समानता, बंधुत्व का जो संदेश दिया, और विशेष रूप से समाज का जो दलित तबका था जिसको उसके अधिकारों से वंचित किया गया था, उन अधिकारों को अपने राज्य में देने का जो पुनीत कार्य किया, उसके लिए हम विशेष रूप से साहू जी को याद करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक संविधान निर्माता के रूप में, एक बहुजन महापुरुष के रूप में अगर हमारे सामने आज इस रूप में उपस्थित हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है तो साहू जी महाराज का है। साहू जी महाराज अगर न होते तो शायद बाबा साहब उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते जिन ऊंचाइयों के नाते हम आज बाबा साहब को जानते हैं। और इसी क्रम में मैं एक कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने भी साहू जी की उस आकांक्षा को पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जो साहू जी महाराज ने 1920 में कहा था कि दलित समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें तुम्हारा मसीहा मिल गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तुम्हारी आने वाली सब समस्याओं का समाधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब भी अवसर मिला भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए, उन्होंने बुद्ध के मानवता का संदेश, साहू जी महाराज के द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रतिनिधित्व का जो संदेश था, उसको बाबा साहब ने संवैधानिक रूप से इस देश को जो दिया, उस मामले में भी मैं साहू जी के महाराज को आज नमन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। और आज अगर हम आरक्षण की बात करते हैं, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस मामले में साहू जी महाराज का जो योगदान है उसको किसी भी रूप में भुलाया नहीं जा सकता। हमारे विद्वान मनीषियों ने उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया। मैं उन घटनाओं पर न जाकर के सिर्फ एक बात आज कहना चाहता हूं कि हमें साहू जी महाराज को बहुजन समाज की दृष्टि से
प्रतिनिधित्व की दृष्टि से पढ़ने और समझने की जरूरत है। और अगर हम साहू जी महाराज को इस रूप में जान पाए, समझ पाए और पढ़ पाए, तो हमें उम्मीद है कि आने वाला सिर्फ बहुजन समाज नहीं, समग्र समाज अगर इस भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहता है, समाज के संपूर्ण विकास को गति देना चाहता है, तो साहू जी महाराज ने जो शिक्षा का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, नारियों के अंदर जो उनकी भागीदारी का अधिकार, बाल विवाह से संबंधित जो अधिकार या विधवा विवाह से संबंधित अधिकार, ये जो कुछ भी साहू जी महाराज ने अपने शासन के अंतर्गत प्रस्तावित किया या आदेश दिया, उसे हम उसी रूप में अगर देश में लागू करना चाहें, तो मुझे लगता है कि संपूर्ण भारत आज एक विश्व गुरु के रूप में उसी रूप में प्रतिस्थापित हो सकता है। दूसरी बात, हम आज बहुजन महापुरुषों को सिर्फ वहीं तक सीमित कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बाबा साहब ने दलितों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। साहू जी महाराज को भी सिर्फ हम इसलिए नहीं सीमित कर सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात की या सिर्फ महिलाओं को, दलितों को या विधवा विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। एक समग्र विकास के, पूरे समाज के समग्र विकास के रूप में जो उन्होंने एक नीति बनाई, जैसे एक उनके जीवन का एक दृष्टांत आता है, वो घोड़ों का, कमजोर घोड़ों को और मजबूत घोड़ों को जो इकट्ठा करके छीना झपटी वाली बात बताई जाती है। उनका ये स्पष्ट मानना था कि समाज के अगर हर तबके को जो जिस रूप में है विशेषाधिकार देख करके अगर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तो समग्र समाज का विकास हो सकता है। और समाज का हर तबका अगर विकसित होगा तो वो समाज विकसित होगा, देश विकसित होगा। साहू जी का मूल रूप से सोचना यही था कि जब तक पूरा समाज नहीं विकसित होगा, तब तक वो राष्ट्र कभी विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो आज साहू जी महाराज को विशेष रूप से समग्र विकास के रूप में, समग्र प्रतिनिधित्व के लिए हम याद करना चाहते हैं। और सभी भारतवासियों को, सभी लोगों को आज साहू जी महाराज के जन्मदिन पर हम बधाई देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शासक समाज भी साहू जी महाराज की सिर्फ जयंतियां नहीं मनाएगा, बल्कि उनके विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करके हमारे उन आने वाली पीढ़ियों को भी, जो इनको नहीं मालूम कि साहू जी महाराज कौन थे, शिवाजी महाराज कौन थे, पेरियार कौन थे, फूले कौन थे, बाबा साहब, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी कहीं पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, इसी नाते इतिहास से इनका नाम खत्म कर दिया गया। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकारें भी ऐसे महापुरुषों को प्राथमिक स्टेज से लेकर के ही पाठ्यक्रम में शामिल करें, जिससे हम ऐसे महापुरुषों के विचारों के बारे में जानें और आने वाले दिनों में उन विचारों पर चल करके भारतवर्ष को महान राष्ट्र बनाने की कल्पना को साकार कर सके। आज एक बार पुनः मैं साहू जी महाराज को नमन करता हूं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा प्रसाद यादव जी। उत्तम साहब, आपने ईयरफोन नहीं लगाया है, जिसकी वजह से आपकी आवाज यहाँ आएगी नहीं। आपको अगर मेरी आवाज जा रही है तो ईयरफोन लगा लीजिए, तभी आपके व्याख्यान हम ले पाएंगे। और उत्तम जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप ईयरफोन लगा लीजिए। अब हम भंते जी के पास आ रहे हैं और भंते जी से साहू जी के महाराज के बारे में दो शब्द, दो बात अपनी रखने के लिए अनुरोध करेंगे। भिक्खु आनंद रखित जी, तो आपसे अनुरोध है कि छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्षों को और उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए, और खास तौर से जो उन्होंने संदेश दिया इस समाज को, उस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए और उस पर चल करके जो सत्ता हासिल करने की उन्होंने सीख दी है, उस पे अपने विचार रखें। भिक्खु आनंद रखित जी, अपना वो खोल लीजिए, ऑडियो खोल लीजिए, ऑडियो बंद है आपका। जी बनते जी। हेलो हेलो, जी जी बताएं। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। गौतम जी, सबसे पहले तो आज छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सबको, पूरे देशवासियों के लिए मेरी ओर से मंगल कामनाएं।
अभी बहुत सारी बातें सुनने को मुझे मिली और लबो लबाब जो उसका सारांश निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि छत्रपति साहू जी महाराज का जो आंदोलन था मात्र एक सियासत के राजा नहीं थे, उनका एक सोशल मूवमेंट की तरह उन्होंने काम किया है। सोशल रिफॉर्मर के नाम से उनको जाना जाता है, सामाजिक प्रणेता, सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने समाज को एक नई परिभाषा दी और नई परिभाषा इस सेंस में दी कि सबसे पहले तो उन्होंने भागीदारी का जो मामला था उस भागीदारी के मामले को निश्चित किया कि मेरी सियासत में ही जो भी कामकार लोग हैं उनकी प्रॉपर भागीदारी हो। एक खास कम्युनिटी पूरे प्रशासन में थी तो उस खास कम्युनिटी के बदले में उन्होंने जो है रिजर्वेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एमंग दी सोशल स्ट्रक्चर, तो जो उन्होंने भागीदारी दी 50% जो रिजर्वेशन दिया है, आरक्षण दिया है, तो वो आरक्षण की जो परिभाषा है जो सबसे पहले दी गई है वो इस समाज को आगे बढ़ाने में बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई है। उसके कारण जो निचला तबका था, जिस तबके को भागीदारी नहीं मिलती थी, उसको भागीदारी मिली और उसने अपना हुनर दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं, हमें मौका मिलेगा तो हम करेंगे। और वही उसी मौके को देख करके बार बार मौके मिलते रहे और उस मौके का लाभ ये समाज जो है बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ये लेता रहा। मैं खास बात फोकस करना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो छत्रपति साहू जी महाराज ने पैदा किए लोगों के अंदर, हुनर पैदा किया, और हुनर पैदा करने के लिए उन्होंने शिक्षा को आधार बनाया। शिक्षा के माध्यम से हुनर पैदा किया। जब शिक्षा मिल जाती तो हर किस्म का हुनर आदमी के अंदर निकल पड़ता है। जो भी अंदर ऊर्जा छुपी होती है, जो भी अंदर कुछ रहता है, वो सारा निकल के बाहर आ जाता है। उसके लिए उन्होंने स्कूल खोले, छात्रावास खोले, और जो मेरिटोरियस बच्चे थे उन बच्चों को छात्रवृत्ति का इंतजाम किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भी छात्रवृत्ति का इंतजाम किया, और छात्रवृत्ति का इंतजाम नहीं किया अकेला, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो पेपर था, मूक नायक पेपर था, उस पेपर के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने 2500 रुपए उस मूक नायक पेपर को निकालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को दिए थे, डोनेट किए थे। और इसके अलावा उन्होंने उनको कहते ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, छत्रपति साहू जी महाराज ने इन सब के लिए सुविधाएं दी है या रिजर्वेशन दिया है। इतना ही नहीं किया, उन्होंने वैदिक स्कूल भी खुलवाए, और वैदिक स्कूल खुलवाने के साथ साथ में उन्होंने संस्कृत पर भी जोर दिया, संस्कृत को भी बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने सभी तरह के लोगों को शिक्षा के अधिकार दिए, और खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, ये फॉर्मूला उन्होंने लागू करके कि प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिलना ही चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो एजुकेशन और दूसरा सत्ता में भागीदारी। हम भागीदारी, हमको सत्ता में मिलना चाहिए, शिक्षा में मिलना चाहिए, रोजगार में मिलना चाहिए, हर चीज में हमें भागीदारी मिलना चाहिए। सिर्फ भागीदारी एक जगह नहीं, शासन प्रशासन के जितने भी तंत्र हैं, देश को चलाने वाले तंत्र जितने भी हैं, सारे तंत्रों में, सभी तंत्रों में हमें भागीदारी मिलना चाहिए, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था ये। उनने जो नींव रखी, उस नींव पर जो आज महल खड़ा हुआ है, और इस पर जो महल खड़ा हो रहा है कि आज हम ये सोचते हैं कि हमें हर जगह भागीदारी चाहिए, देश के हर प्रकार के तबके में भागीदारी हमको चाहिए, देश के हर तबके को हर प्रकार के तंत्र में भागीदारी चाहिए। जो भी लोकतंत्र में चलाने वाले तंत्र हमारे काम आते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे व्यापार हो, कहीं पर भी हर जगह भागीदारी चाहिए। अगर भागीदारी, अच्छा
इस देश की पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को यदि कहीं भागीदारी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनकी जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा देश के काम आना चाहिए, वो देश के संगठन में काम आना चाहिए, देश को मजबूत करने में काम आना चाहिए, वो ऊर्जा उनकी देश को विकसित करने में काम आएगी। वो ऊर्जा जो जिसको हम अच्छे तैयार कर सकते हैं देश के विकास के लिए, जब देश के विकास के लिए वो ऊर्जा तैयार नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा देश के विनाश में काम आएगी। तो देश के विनाश की ओर जाएगा, पर काम पूरा देश, क्योंकि उनको तो काम चाहिए, अगर काम नहीं देंगे तो कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे वो। तो इसीलिए भागीदारी का जो मामला था कि हर क्षेत्र में हमें भागीदारी चाहिए। जब हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी तो जो हमारे अंदर हुनर है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम देश के हित में लगा सकते हैं। ये भागीदारी का मामला ये था। अगर उन्हें भागीदारी नहीं मिलेगी तो वो जो है देश में क्या करेंगे? फिर वो देश में वो काम करेंगे जो देश में नहीं करना चाहिए, वो काम करेंगे। इसीलिए जो है भागीदारी हर जगह चाहिए। तो शिक्षा में भागीदारी, हमको सत्ता में भागीदारी, हमको व्यापार में भागीदारी, हमको हर जगह भागीदारी चाहिए। आज इस देश में जो आपने अभी कहा कि सत्ता कैसे प्राप्त होगी, सत्ता तक हमें पहुंचना चाहिए, निश्चित रूप से सत्ता तक हमें पहुंचना चाहिए, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, इसका अभी बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं उधर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि बहुत लंबा विषय है। छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, इस जयंती पर सही सही बातें सामने आना चाहिए, जो उन्होंने किया है वो सामने आना चाहिए। तो उन्होंने इस देश में भागीदारी का जो मामला था, उस मामले को मजबूत किया है, वो नींव रखी उन्होंने, जिस नींव पर आज पूरा देश खड़ा हुआ है, पूरा विकास खड़ा हुआ है। अगर ये सबको मिल जाए तो फिर सत्ता ना भी मिलेगी तो कोई बात नहीं है, सत्ता मिलना कोई जरूरी नहीं है, सत्ता ना भी मिलेगी तो जरूरी नहीं है, हमें तो भागीदारी मिल जाना चाहिए हर जगह। अगर सभी जगह हमें भागीदारी मिल जाएगी तो सत्ता ना भी मिलेगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते हैं कि इनको भागीदारी मिले, सत्ता में बैठे हुए लोग ये नहीं चाहते कि इनको बराबरी का हक मिले, इसीलिए वो सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए सत्ता की चाबी हमारे हाथ में सौंपना नहीं चाहती है। अब हमारा हुनर है, हमारी एकता है, हमारी ताकत है, हमारा संगठन है, हमारा बल है, हमारा सामूहिक बल है, जिस बल के दम पर हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले पाए। तो हमें सबको मिलकर के छत्रपति साहू जी महाराज के इस काम को, जिस प्रकार छत्रपति साहू जी महाराज ने ज्योतिबा फूले के काम को बहुत अच्छा अंजाम दिया है, ज्योतिबा छत्रपति साहू जी महाराज के काम को बाबा साहब ने बहुत अच्छा अंजाम दिया है, अब बाबा साहब के काम को अब अंजाम देने की बारी हमारी सबकी, आपकी सबकी है। तो हम सब लोग मिलकर के बाबा साहब के काम को मुकाम तक पहुंचाएं, सत्ता की भागीदारी तक पहुंचाएं, शिक्षा की भागीदारी तक पहुंचाएं। और आपको बताएं, सबसे ज्यादा जो नुकसान देश में हो रहा है वो दो वजह से हो रहा है, दो कारण देश में नुकसान हो रहा है। पहला तो न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका न्याय व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, और दूसरा जो है न्यायपालिका न्याय व्यवस्था के अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इस देश का मीडिया। इस देश का मीडिया जो है वो सही बात को नहीं दिखाना चाहता है, सही बात को नहीं बताना चाहता है। तो दो चीजों में बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर न्यायपालिका सही हो जाती है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाता है। मैं तो गौतम जी आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप कॉलेजियम के ऊपर इस देश के अधिवक्ताओं को बुलाइए और कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, इस पर आपकी डिबेट हो, लगातार डिबेट हो, कंटिन्यू डिबेट इस पर रखिए, और पूरे देश में आंदोलन खड़ा होना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। कॉलेजियम सिस्टम से इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसमें कुछ खास परिवार इस देश में न्यायपालिका में न्याय व्यवस्था में बैठे हुए हैं, सत्ता जमा के बैठे हुए हैं, और वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में अंग्रेज पहले ही बोल चुके हैं कि ब्राह्मण जो है वो न्याय, इसका जो चरित्र है वो न्याय चरित्र नहीं है, ये न्याय नहीं कर सकता है, इसके चरित्र में न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा पहले ही अंग्रेज यहाँ पर कह चुके हैं, और वो आज हमें प्रयोग के तौर पर दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि आपसे यही मेरा वो है अपील है आपसे कि आप इस कॉलेजियम सिस्टम पर डिबेट कराइए, जरूर कराइए, और लंबी डिबेट कराइए, और ताकि ये संदेश आपका देश में अच्छे से पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के लिए, उनके जन्मदिन के लिए मेरी ओर से मंगल कामनाएं, सभी देशवासियों के लिए मंगल कामनाएं। हमने सभी अतिथियों को सुना है, बड़े ध्यान से सुना है। ऑनर इंडिया ने ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया।
और ऑनर इंडिया का मकसद है जो व्यक्ति की गरिमा है और ख़ास तौर से संविधान का मूल भावना है, उसके लिए पूरी तरह से समर्पित है। जिस तरह से हमारे अतिथियों ने अपने विचार रखे और सब अतिथियों ने एक सुर से ये शिकायत की कि ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। हमें ये लगता है कि अगर छत्रपति साहू जी महाराज होते तो उन्हें इस बात से बड़ी पीड़ा होती कि जिन लोगों के लिए हमने ये सारी की सारी व्यवस्था की थी, जिनको एक संदेश दिया था और जिनको संदेश देने के बाद उनसे हमने अपेक्षाएं की थी, वो तो शासक होने की बजाय भिखारी हो गए। तो वो ये भी कहते कि शायद ये डिज़र्व है, जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग किया, वो डिज़र्व ही नहीं करते कि वो स्वतंत्र हो। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है वो खुद के प्रयास करता है, खुद के रास्ते बनाता है, खुद के मार्ग ये करता है, दूसरों से शिकायत कब करेंगे? जो अपनी एनर्जी है वो भी शिकायत में आप गंवा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार हमें ये दे दे, हमें प्रतिनिधित्व दे दे, हमें सत्ता नहीं चाहिए। तो ये सोच छत्रपति साहू जी महाराज की सोच कतई नहीं थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने ये बताया कि अगर हम अब लोगों को अपने जो राज्य हैं, अपने राज्य में हमने लोगों को 50% रिजर्वेशन दिया, तो रिजर्वेशन इसलिए हम दे पाए क्योंकि हम शासक थे। बलूदारी की जो व्यवस्था थी उसको हम इसलिए ख़त्म कर पाए। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि बलूदारी क्या होती थी। बलूदारी का मतलब ये है कि जो दलित लोग होते थे, पिछड़े लोग होते थे, वो दूसरे के यहाँ काम करते थे, तो उनको काम के बदले 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा इस तरह की ज़मीन दे दी जाती थी और ये कहते थे कि वो अपने लिए करो और बाकी के लिए सारा का सारा काम वो उनके लिए करते थे और उस 1-2 बिस्वा से ही जो उपज हो उसी से उनको पूरा परिवार चलाना पड़ता था, पूरे साल भर चलाने पड़ते थे। बलूदारी ये थी। अगर ये कहा जाए तो एक ये गुलामी प्रथा थी, बंधुआ मजदूरी थी और जिस बंधुआ मजदूरी के बदले उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ता था। जैसे ही 50% रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया छत्रपति साहू जी महाराज ने, तो इसका जम करके विरोध करने वालों में जो सबसे पहले उभर करके आए वो बाल गंगाधर तिलक आए और इसके बाद श्रीपद अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी को उस समय संस्थापक थे, एक संस्थापक सदस्य थे, वो विरोध करके उभर करके आए। एक तरफ तो कम्युनिस्ट कहती है कि हम सभी लोगों को समानता के आधार पर उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं, उनको अधिकार में सम्मिलित करना चाहते हैं। तो ये क्या था? तो इसका मतलब ये समझिए कि जिनसे आप विरोध कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो एक बात उभर करके आई थी कि मीडिया हमारी बात नहीं दिखाता, मीडिया आपकी बात क्यों दिखाएगा? छत्रपति साहू जी महाराज होते तो आज फिर वही कहते कि दूसरे पे भरोसा क्यों कर रहे हो? भरोसा दूसरे पे करने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा तुम्हें खुद पे करना चाहिए। अगर मीडिया उनका नहीं दिखा रहा तो पैरेलल मीडिया अपना खड़ा करो। अगर उनके पास 5000 मीडिया हैं तो तुम 50 मीडिया खड़ा करो। लेकिन उन 50 मीडिया में ये सामंजस्य होना चाहिए कि अगर ये एक मीडिया ये दिखाए कि हमें प्रधानमंत्री ने क्या बोला उससे कोई मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री ने क्या किया वो दिखाइए। अब 50 मीडिया इकट्ठे दिखाए तो 50 लोग भी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी नैतिकता के साथ दिखाएं तो 5000 लोगों का मुकाबला किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को उदाहरण पता है कि जो कोरेगांव में हुआ 1 जनवरी 1818 को हुआ कि 499 महार और एक मातंग ने मिलकर के 28,000 पेशवा के सैनिकों को काट डाला था। तो संख्या कितनी बड़ी है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रतिबद्धता और अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, लक्ष्य से डिगने की कोशिश न करिए, दूसरे से अपेक्षा करना बंद करिए, अपने मार्ग निर्धारित करिए। तब अगर छत्रपति साहू जी महाराज होते तो यही कहते कि अपने मार्ग निर्धारित करिए, और जब तक मार्ग निर्धारित नहीं होगा तब तक कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती। आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तैयार किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बाकायदा संविधान बनाया और संविधान में हमें सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों के प्रति आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये देखा जाए तो जिस तरह से दोष अगर ये कहा जाए कि शासकों का जो आज शासक बन बैठे हैं, जिनको शासक होना ही नहीं चाहिए था, लोकतंत्र में जिनके वोटों की संख्या ज़्यादा है उन्हें शासक होना चाहिए था, लेकिन जिनके वोटों की संख्या ही नहीं है, नगण्य के बराबर वो शासक है, तो इसका दोष केवल उन्हें ही नहीं दिया जा सकता। कहीं न कहीं अपने नैतिक बल को तलाशने की ज़रूरत है। और छत्रपति साहू जी ने हमेशा एक ही बात सीख दी
अपने पे भरोसा करो, अपनी ताकत पे भरोसा करो, अपनी बुद्धि पे भरोसा करो। दूसरे से कटोरा लेकर के भीख मांगने से कोई अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार के लिए शौर्य दिखाना पड़ता है, और अधिकार के लिए ताकत दिखानी पड़ती है, अधिकार के लिए अपनी बुद्धि दिखानी पड़ती है, तब अधिकार जा कर के मिलते हैं। अब अपनी बात को इस समय चूँकि ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हमारे अतिथियों को भी जाना है, जयंती का कार्यक्रम है। छत्रपति साहू जी महाराज को हम सभी नमन करें। नमन करने से पहले आप सभी अतिथियों का भी हम धन्यवाद करने से पहले ये ज़रूर कहेंगे कि नमन करने से पहले छत्रपति साहू जी महाराज को पूरी तरह से समझना जरूरी है कि छत्रपति साहू जी महाराज ये चाहते थे कि भीख मांगने की जो आपकी आदत बन गई उसको बंद करिए, भीख मांगना नहीं, पैरेलल चलने की आदत डालिए। और जब तक समानांतर नहीं चलेंगे उनसे बल सपूछ करिए कि अगर आपको पहलवान बनना है तो पहलवान बनने के लिए कम से कम अखाड़े में जाके मिट्टी तो लगाएंगे। आप मिट्टी लगाना नहीं चाहते और ये कह रहे हैं कि हमें कोई पहलवान बनने नहीं दे रहा, तो ये शिकायत बंद करिए, अपने पुरुषार्थ पे काम करिए, अपनी ताकत को पहचानिए, तो उस ताकत के बल पे आगे बढ़िए। तभी सही तरह से हम लोग साहू जी महाराज को नमन कर पाएंगे और उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसलिए अभी हम नमन करें, और उनके विचारों को जब तक धरातल पे नहीं उतारा जा सकता, उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती और सच्चे मन से उनको नमन नहीं किया जा सकता। तो आज ये प्रतिज्ञा लेकर के हम लोग अपनी बात ख़त्म करते हैं, इस मीटिंग का ख़त्म करते हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज के जो सपनों का भारत है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों का प्रबुद्ध भारत है उसको बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज ऑनर इंडिया न्यूज़ चैनल आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए, कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और भंते जी को वंदना।